हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोवेंटर क्लासेस ऑनलाइन। और आज शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि टाइटल आपको दिख ही रहा है, वेक्टर 3। अब तक हम वेक्टर के 2 रिकैप लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम तीसरा रिकैप लेक्चर करने जा रहे हैं। तो 3 लेक्चर में वेक्टर क्यों, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। एग्जाम में कितनी एप्लीकेशन वेक्टर की यूज होती है। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट, इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एक मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे आप काइनेमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद मोशन इन ए प्लेन करेंगे। जैसा आपका एनसीईआरटी में ऑर्डर है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चलना है हमें और सीखना है। तो ये आपके पास रिवीजन का एक अच्छा मौका है। इसका फायदा उठाइए, हमें लिखिए और क्या चाहते हैं कमेंट जरूर करिए लेक्चर पे, ठीक है। तो देरी बिल्कुल अब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीधे क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। अब क्वेश्चन दिया गया है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 2√3, ठीक है। ए डॉट बी दिया है 2√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 2। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है 2। फाइंड द एंगल बिटवीन दैट। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमने कितने इक्वेशंस बना लिए हैं, 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। इसे पहला बोल देते हैं, इसे दूसरा बोल देते हैं। अब एक काम करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आसान सवाल है। तो डिवीजन कर दिया, सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आगे अगली स्लाइड में जाके देखते हैं कि क्या करना है। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए डॉट बी इक्वल टू √3। तो चलिए, अब ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए डॉट बी इक्वल टू √3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ पे आपके जो ए बी है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3 विल गेट tan थीटा इक्वल टू √3। और हम जानते हैं कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक रिवीजन है, रिकैप सीरीज का जो मेन पर्पस है रिवीजन। हमने पढ़ा हुआ है और हम चीजों को दोबारा क्या कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना रिवीजन के कोई भी नॉलेज संपूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट नहीं होता। एवरी नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ रिवीजन। ये सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ढेर सारे सवाल करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है वर्क डन से। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, एरो लगा देते हैं, I + 2j - k when a body is displaced from R1 I + j to R2 2i - 3j + k। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स, वेक्टर ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां पर फोर्स का वेक्टर तो हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो चलिए इस पे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारा यहां पर R2
माइनस R1, क्योंकि फाइनल पोजीशन है R2, तो R2 से R1 को हम माइनस कर देंगे। अब R2 दिया हुआ है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k, और R1 दिया हुआ है i प्लस j। माइनस करने पे हमें मिलता है i माइनस 4j प्लस k। तो यह हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, और फोर्स का वेक्टर हमें दिया है। बस हमें एक डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो चलिए अगली स्लाइड में जाके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वर्क हो जाएगा आपका फोर्स का वेक्टर। तो पीछे जाते हैं, फोर्स का वेक्टर देख लेते हैं। i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी निकाला था i माइनस 4j, i माइनस 4j प्लस के, i माइनस 4j प्लस के, i माइनस 4j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। 1 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 1, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो वर्क डन हमारा आ गया, वर्क डन का आंसर आ गया हमारा माइनस 8 यूनिट्स, माइनस 8 यूनिट्स। हर तरह के सवालों का मिक्सचर किया गया है, सिंपल भी करें हैं, टिपिकल भी करें, और पर्पस तो एक ही है ना, हमारा तो एक ही पर्पस है। हम यहाँ पर क्यों हैं? हम रिवीजन करना चाहते हैं। तो मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? रिवीजन ही है। तो ये आपका सवाल सिंपल था, पर सिंपल होने के बावजूद आप अच्छे से जानते हैं इस तरह के सवाल क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आपका वर्क का आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ये यहाँ पर हमारे को कुछ थ्योरीज पर काम करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ a is 11, मॉडुलस ऑफ b is 23, मॉड ऑफ a minus b is 30, देन मॉड ऑफ a plus b। अब देखिए यहाँ तक ऐसा है कि ये सवाल तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आज आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें मालूम होना चाहिए, जिससे ये सब चीजें आसान हो जाएं आपके लिए। और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, ये मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। हमेशा याद रखिए, मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा पॉइंट हो गया a माइनस b मॉडुलस का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं, एरो दे देंगे तो अच्छा रहेगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2। इतना तो आपने पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है, और ये आपको मालूम भी होगा। तो ये दो इक्वेशन हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दें तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b स्क्वायर। तो ये देखिए, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, ये सवाल तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गई। अब हमने क्या करा था, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था। अब एक और केस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना चाहते हैं। ये सवाल तो हो जाएगा, मैंने फिर कहा, लेकिन हमें एक इस सवाल में एक थ्योरी छुपी हुई है, उस थ्योरी पे हमें अपनी पकड़ को बनाना है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर क्या था, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर
प्लस 2a डॉट b डॉट और मॉड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देना है। फर्स्ट से सेकंड को हमें माइनस कर देना है, तो कर दीजिए। तो मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस करना है, तो लेट अस डू सब्ट्रैक्शन माइनस मॉड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a डॉट b। तो एक तो ये है, इसको आपको बड़ा याद रखने की जरूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वापस सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए दिया हुआ था 11, ठीक है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ था 23 और मॉड ऑफ ए माइनस दिया था 30। तो अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है। इस इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में हम मॉड ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे, ये रही, मॉड ऑफ बी की वैल्यू रख देंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू रख देंगे और फिर हमें मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना पसंद करेंगे। मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, वापस पीछे जाते हैं। मॉड ए 11 है, मॉड बी 23 है, मॉड ए माइनस बी 30 है, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर हो गया और बी है हमारा 23। तो ये हो गया हमारा मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, 900, ये होगा 121। 23 का आपको स्क्वायर करना आना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो 23 इंटू 23 9 6 6 4 9 2 529, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 529। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर और 900 को हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 242, ये हो जाएगा 2 9 18 1 5 1058 माइनस 900। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, देखिए इसमें से 900 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 158, 242 प्लस 158। जब हम 242 और 158 को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हमें मिलेगा 400। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 400 हो गया। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वो कितना है, 20 है। तो फिर से अब आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा स्क्वायर आपको करना पड़ेगा और हमने ये इक्वेशन हमारा क्या करा, यूज किया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो
इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। एक तो ये हमें याद रखना चाहिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इसके पहले भी हमने एक फॉर्मूला आपको बोला था, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अगले सवाल की तरफ। ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, बहुत अच्छी बात है। दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करने पर हमें एक और यूनिट वेक्टर मिल जाता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। देखिए, तो स्टेप्स लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मान लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है, ए एंड बी। तो ए का मॉडुलस कितना है, 1। बी का मॉडुलस भी कितना हो गया, 1। ये तो एक बात हो गई। ए और बी का मॉडुलस कितना हो गया, 1। उनका समेशन भी यूनिट वेक्टर है। तो हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो ए माइनस बी का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो भैया हमारे पास तो फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था, कितना बढ़िया फॉर्मूला हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए वो फॉर्मूला लिखे लेते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू डाल देनी है। ए गिवन है, बी गिवन है, मॉड ऑफ ए प्लस बी गिवन है। तो अगली स्लाइड में जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 और 2 4। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा 2 प्लस 2 माइनस 1। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा 3। तो हमारा जो आंसर है वो तो आ ही गया। मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, √3 इज द करेक्ट आंसर। √3 इज द करेक्ट आंसर। √3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ये रहा हमारा आंसर, √3। इट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने, फॉर्मूले की पावर देखी होगी आपने, कितना जबरदस्त फॉर्मूला है। हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं कुछ नहीं करा, वैल्यूज को पुट कर दिया। 2 और 2 4, जब 4 से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए अगला सवाल। गिवन 2 वेक्टर्स ए i माइनस 2j माइनस 3k और b 4i माइनस 2j प्लस 6k। पूछा गया है द एंगल मेड बाय ए प्लस बी विद द एक्स एक्सिस। ए प्लस बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, ए प्लस बी को निकालने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी को कैलकुलेट करते हैं। तो ए तो आपको दिया हुआ है, i माइनस 2j माइनस 3k, और बी भी दिया हुआ है। देखिए बी को ध्यान से पढ़िए, 4i माइनस 2j प्लस 6k। तो चलिए ए प्लस बी निकालते हैं। तो ये ए प्लस बी आ गया, i प्लस 4i 5i माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j
-3k + 6k, तो ये आ गया 3k। अब हमें एंगल निकालना है जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अब देखिए थ्योरी बहुत सिंपल है। हमने आपको बताया था, तो पहले हमने a + b निकाल लिया। अगली स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5i - 4j + 3k, और हमें ये पता लगाना है कि ये a + b एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो चलिए अगली स्लाइड में करते हैं। तो a + b आ गया हमारा 5i - 4j, एक मिनट, रीराइटिंग इट। तो a + b आ गया 5i - 4j + 3k। हमेशा याद रखिए, अगर r एक वेक्टर है, xi + yj + zk, तो r एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? cos अल्फा को हम लिख सकते हैं x/√x² + y² + z²। सिंपल अप्रोच लगानी है। तो यहाँ देखिए कंपेयर कर लेंगे, x कितना आ गया, 5 आ गया, y आ गया -4, और z की वैल्यू आ गई 3। तो अब cos अल्फा हमें निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 5 है, √x² + 5², 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा = 5/√50। cos अल्फा = अब ये इसको हम लिख सकते हैं 5√2, कैंसिल, तो हमें मिला cos अल्फा = 1/√2। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री। क्योंकि cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या करा, सॉल्व कर लिया। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा सवाल है, सारे सवालों का जो सिलेक्शन है बहुत सोच समझ के किया गया है, रिवीजन भी हो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, रिवीजन के अलावा थोड़ा पेपर को सॉल्व करने में भी मदद मिले। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, पहले पढ़ते हैं। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a 4i + 3j + 6k and b -i + 3j - 8k, इन हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में हमें क्या निकालना पड़ेगा, 4 आंसर दिए गए हैं, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट है a + b, तो जोड़ देते हैं 4i + 3j + 6k, और b की वैल्यू रख दीजिए -i + 3j, और ये हो गया -8k। गलती नहीं होनी चाहिए, जोड़ दीजिए 3i, और ये हो जाएगा 6j, और ये हो जाएगा -2k। तो ये a + b आ गया, और a + b को हम मान लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू r। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो पहली स्टेप में हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पर रिजल्टेंट का मतलब होता है कि हमें एक वेक्टर एडिशन निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। तो 3i + 6j - 2k, 3i + 6j - 2k। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, बड़ा सिंपल बात है, r कैप। r को उसके मॉडुलस से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। r मतलब, यहाँ पे r का मतलब कंफ्यूजन मत लीजिए, r का मतलब क्या है, a और b का रिजल्टेंट। तो अब हमने r लिखा,
3i प्लस 6j माइनस 2k, 3 का स्क्वायर, मॉडुलस निकालना है ना, तो ये हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आंसर है 3/7 i कैप, 6/7 j कैप एंड माइनस 2/7 k, तो ये आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वो प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए किया गया है और एक रिवीजन है, और छोटा मोटा रिवीजन नहीं, तगड़ा रिवीजन हम करने जा रहे हैं। जनरली मैंने देखा है रिवीजन क्लासेस में बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें करा देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में आएगा क्या? क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ में जो थ्योरी आ रही है उस क्वेश्चन में, जो थ्योरी यूज हो रही है उसको भी रिवाइज करते चलिए और एड ऑन करते चलिए। तो ये तो इस सवाल का आंसर आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जनरली कई स्टूडेंट्स को ये मालूम भी नहीं होती। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i प्लस 3j along द वेक्टर i प्लस j, वेक्टर ए का i प्लस j के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? तो सबसे पहले तो एक वर्ड कंपोनेंट को हमें समझना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है, ये बी है और ये क्या है, ए है, और मान लीजिए ए और बी के बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा। तो हम जब ए को रिजॉल्व करते हैं, जब हम ए को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात आती है कि ए का कंपोनेंट क्या होगा, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में क्या होगा। आप बताइए, रिजॉल्व करके बताइए, वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो यहां हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए इन द component of A in the direction of B will be A cos थीटा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डायरेक्शन किसकी है, B की, इसलिए लिखा जाएगा B कैप। तो ये आपका गोल्डन पॉइंट हो गया, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। कुछ नहीं करा हमने, ए को क्या करा था, ए को हमने क्या करा था, रिजॉल्व कर लिया था, ए को हमने क्या कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था। अब थोड़ा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप के बारे में विचार करेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, देखिए कॉस हम जानते हैं कि ए डॉट बी, ए डॉट बी होता है ए बी, यस, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी किसकी वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी, यहां रख दी।
ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अच्छा, बी कैप क्या होगा? वेक्टर बी को जब उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, जब वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, तो यूनिट वेक्टर मिलता है। अब देखिए काम आसान हो गया, ए से कैंसिल हो गया। तो अब हमारा कंसेप्ट आया कंपोनेंट ऑफ ए in the direction of b कोई दूसरा वेक्टर है। It's very simple to write a dot b, ठीक है। वेक्टर b, b का मतलब देखिए ये b है और ये भी b है, या तो आप इसको मॉडुलस ऑफ b लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको याद रखिए, a डॉट b b स्क्वायर वेक्टर b। तो ये हमें याद रखना है। और क्यों नहीं पूछा जा सकता? वेक्टर की कंसेप्ट पूछी जा सकती हैं बिना किसी संदेह के। हम इन्हें पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ए दिया हुआ है 2i + 3j और बी दिया हुआ है i + j। तो अब इसको अगली स्लाइड में ले जाके करते हैं। टू आई + 3j और बी दिया हुआ है i + j और हमारा आंसर है a डॉट b b का स्क्वायर इंटू वेक्टर b। तो a डॉट b निकाल लेंगे भाई, 2i + 3j, यही तरीका है इसको निकालने का। डॉट i + j, थोड़ा कठिन है पर इम्पोर्टेंट है। b का स्क्वायर, b का मॉडुलस हमने निकाल लिया, या ऐसा बोल दो, b बोल दो, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी वेक्टर बाद में डाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 इंटू 1 2 + 3 अपॉन 2 बी कैप। तो ये हमारा आ गया 5/2 वेक्टर बी। अब वेक्टर बी क्या है? i + j। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर, 5/2 i + j। कई लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप इसे पढ़िए। ये वेक्टर में पूछे जाने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सा है देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर, 5/2 i + j, 5/2 i + j। तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ठीक है। इसी का हमने क्या करा था? इस्तेमाल किया था, यूज किया था। ये हमारा आंसर आ गया i + j। तो ये फॉर्मूला है ना, जो ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो क्लियर है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल करने हैं हमें, ढेर सारे सवाल करने हैं। सवालों को नहीं रोकना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी बड़ी सफलता। अब देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा कठिन भी है और थोड़ा नया भी है। x कंपोनेंट ऑफ a is twice the y कंपोनेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड √2 टाइम्स ऑफ z कंपोनेंट, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस। तो ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? सबसे पहले तो भाई हमें उस वेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा वेक्टर क्या है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट वेक्टर इज आर मान लेते हैं।
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मान लिया। अब एक्स कंपोनेंट क्या है इस वेक्टर का? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है एक्स, वाई कंपोनेंट है वाई और जेड कंपोनेंट कितना है? जेड है। तो ये गिवन है कि एक्स कंपोनेंट क्या है? 2 टाइम्स ऑफ वाई कंपोनेंट एंड एक्स कंपोनेंट इज √2 टाइम्स ऑफ जेड कंपोनेंट। तो ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हम x की दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दें तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू √2z, √2y इक्वल टू z। और अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम इससे करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने वेक्टर को सपोज कर लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो कंडीशन गिवन थी वो हमने लिख ली। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा वेक्टर कितना एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ। हमारा वेक्टर कितना एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ? तो चलिए उसको भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक डायग्राम से हम इसको, आंसर को मत देखिए क्योंकि आंसर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम मान लीजिए ये आपका आर आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो थोड़ा इसको अच्छे से बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस का वेक्टर क्या है भाई? जे, और ये हमने मान लिया आर। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मान लो ये कितना एंगल बनाता है? थीटा। सॉरी, हमें इसी थीटा को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कोई बात नहीं, और हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, आर डॉट जे, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम करने जा रहे हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए की मॉडुलस बी की मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, इसको यूज करने जा रहे हैं। तो आर की मॉडुलस, जे की मॉडुलस तो 1 है क्योंकि जे एक यूनिट वेक्टर है, इनटू कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू लिख दी, एक्स आई प्लस वाई जे। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। डॉट जे, आर की वैल्यू मॉडुलस हम जानते हैं क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू रूट ऑफ, और हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते थे। कॉस बीटा क्या होता है? y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही रिजल्ट आपका आ गया। तो इतना करने के बाद हमें कॉस थीटा निकालना है। अब हम पीछे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे हमारी सिचुएशन क्या है। भाई x को हम क्या लिख सकते हैं? 2y, और z को हम क्या लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं 2y और z को हम लिख सकते हैं √2y। तो हम यही करने वाले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड पे जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट देख लेते हैं। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस थीटा। y तो y है, x को लिख सकते हैं 2y, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। y है, और z को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? z को देखते हैं, z को लिख सकते हैं √2y। तो √2y का स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या मजेदार बात हो रही है। और 4 और 1 5 और 1 6,
तो इसको कंफ्यूजन मत लीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 1 है 5 और 2 7। देखिए फिर गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लिख के करेंगे भाई। 4y² प्लस y², इसको मत आप 4y² लिख देना, क्योंकि z क्या है, √2y है, √2y है, तो z का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2y² इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा √7y कॉस थीटा, y से y कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√7, तो थीटा आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1/√7। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप कैंसिल सॉल्व कर सकते हैं। आंसर ढूंढते हैं, मुझे लगता है आपको भी आंसर मिल गया होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अब थोड़ा इसमें एक रिवीजन का पॉइंट है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा x/√ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। y से कितना बनाएगा, y अपॉन आ जाएगा, z से कितना बनाएगा, z अपॉन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, थोड़े कठिन थे सवाल पर बनने चाहिए। अब देखिए, कंसीडर द टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स पे विचार करिए, L इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k, I इक्वल टू 4I प्लस 5j प्लस 6k, द वैल्यू ऑफ द स्केलर अल्फा such that the vector L minus alpha I is perpendicular to L is n/16, find n। वो कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, n/16 के, n/16 के बराबर है, तो आप किसको निकालिए, n को निकालिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, L माइनस अल्फा आई, देखिए इसको सीखिएगा, कितना एंगल बनाता है, L के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं L माइनस अल्फा आई डॉट L मस्ट बी इक्वल टू 0। ये ज्यादा सही तरीका है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगली स्टेप में जाके इसको फर्दर फिर सॉल्व करते हैं, बाद में वैल्यूज रखेंगे, पहले वैल्यूज मत रखिए, टाइम ज्यादा लग जाएगा। L माइनस अल्फा है आई, L माइनस अल्फा आई डॉट L इज 0, तो ये हमें मिला L डॉट L माइनस अल्फा आई डॉट L इक्वल टू 0। L डॉट L क्या होगा, L² और ये हो जाएगा अल्फा आई डॉट L। अब देखिए, या अगर आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिखे रख दे सकते हैं, L डॉट L। चलिए L डॉट L ही रखिए। अब L की वैल्यू निकाल लेते हैं, L की वैल्यू I प्लस 2j प्लस 3k, I प्लस 2j प्लस 3k, I की वैल्यू देख लेते हैं, 4I प्लस 5j प्लस 6k, 4I प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, L डॉट L लिखिए यहां पर, I प्लस 2j प्लस 3k डॉट I प्लस 2j प्लस 3k अल्फा I डॉट L 4I प्लस 5j प्लस 6k डॉट I प्लस 2j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 1 4 9 और यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 4
4 इंटू 4 और ये 5 इंटू 2 10 और 6 इंटू 3 18, तो ये आ गया 14 और ये आ गया 32 अल्फा। 14 इक्वल टू 32 अल्फा, 14 इक्वल टू 32 अल्फा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमें रिवीजन भी करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस भी करनी है, डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। तो पर हम जानते हैं 14 बाय 32 इस अल्फा। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए थोड़ा कलर को चेंज करते हैं। तो 14 2 से कैंसिल, 7 16, तो 7 बाय 16 इक्वल टू अल्फा, पर अल्फा दिया हुआ है n बाय 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो कई स्टूडेंट्स, बच्चे l माइनस अल्फा आई की वैल्यू पहले वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें क्या है, झंझट हो जाएगी, उसमें आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट थी, हमने ये मेन कैलकुलेशन हमने यहीं पर करा है। और अल्फा की वैल्यू थी n बाय 16, तो वो हमने यहाँ पर रख दी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 6 है। एंगल बिटवीन a एंड b and c and a is 120 डिग्री ईच। मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इज रूट n, फाइंड द। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखिए, देखिए मॉड ऑफ a प्लस b प्लस का स्क्वायर, रूट बाद में निकाल लेंगे। a का स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। ये तो याद होना चाहिए सबसे पहली बात। अब अगर हम इसको निकालना चाहें तो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 36, 2a डॉट b को हम लिख सकते हैं 2ab cos 120 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। 2b डॉट c को लिख सकते हैं 2bc cos 120, और 2c डॉट a को लिख सकते हैं 2ca cos 120 डिग्री। ठीक है, तो एक जरा वैल्यू लिख लेते हैं। मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49, और ए बी 2 इंटू 3 6, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 6 इंटू 2 12 cos 120, बी सी 3 इंटू 6, इसको देखिए, बी सी 3 इंटू 6 18 इंटू 2 36 cos 120, 2ca सी 6, ए 2 6 इंटू 2 12, और ये हो गया 24 cos 120। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो फॉर्मूला कंसेप्ट है ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन तो बन जाएगा, बस ये ऐसे आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए 12 और 36 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएंगे, और
24 में जोड़ेंगे तो 48 और 24 48 प्लस 24 72 72। तो अगली स्लाइड पे जाने का समय हो गया है। अगली स्लाइड पे जाने का समय हो गया है, तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 49 प्लस 72 कॉस 120। अब जैसा कि आप जानते हो कि कॉस 120 होता है -1/2। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 49 720 इंटू -1/2। तो ये -36 हो जाएगा। मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 49 माइनस 36 13। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √13 और गिवन था √n। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, √n है। ये दिया हुआ था, वैल्यू कितनी है, √n है। √n वैल्यू दी गई थी। √n वैल्यू दी गई थी। तो √n की वैल्यू कितनी आ गई, √13। और तो अब तो सिंपल है, तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, मेरे ख्याल से सही आंसर हो गया। इसको याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा कैलकुलेशन लाइन था जो हमने पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और सिंपल भी होते हैं। If a and b are two unit vectors, अच्छी बात है, such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, then the angle between a and b is, then the angle between a and b is। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसको देखते हैं। a1 है, b1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और a plus 2b is perpendicular to 5a minus 4b, ये गिवन है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो बस हमें अगली स्टेप में आंसर पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आंसर तो निकालना पड़ेगा, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले हम आंसर निकालें फिर देखें कि कौन सा आंसर है। तो a plus 2b is perpendicular to 5a minus 4b। तो a plus 2b dot 5a minus 4b should be equal to 0, should be equal to 0। तो ये हो गया 5a dot a, 5a dot a minus 4a dot b, 2b 10b dot a और 2b dot 4b minus 8b dot b इक्वल टू 0। अब आप जैसा कि जानते हैं कि a डॉट a स्क्वायर होता है और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये है -4a डॉट b और ये है 10b डॉट a। तो 10b डॉट a को हम लिख सकते हैं 10a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती।
तो ये हो गया हमारा 6a.b माइनस 8b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये हो गया 6ab cos थीटा, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 8 3 हो गया। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो 6 cos थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल होगा, ए और बी के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होगा π/3। π/3 को ही हम बोलते हैं 60 डिग्री। अच्छा सवाल है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह सवाल आपसे बनने चाहिए। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ नहीं करा मैंने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हमें क्वेश्चंस का लेवल हमेशा अच्छा रखना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। कम समझ में आता है तो 2 बार उसी क्वेश्चन को करिए, 3 बार करिए, क्यों नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। पीछे पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स दोस्ती तब करता है जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो फिजिक्स दोस्ती नहीं करता है। और फिजिक्स की दोस्ती तो हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन है उसका तो रूल बहुत सिंपल है, हमें फिजिक्स से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो सीखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। अब 4 आंसर दिए गए हैं, आपको a और b के बीच में एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली स्टेप, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको एंगल किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। सी की कोई जरूरत नहीं, तो सी को राइट हैंड पर क्या करो, ट्रांसफर कर दो, फिर मॉडुलस ले लो, क्योंकि जब वेक्टर्स बराबर होते हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होती है। अच्छा दूसरी बात आप याद रखो कि मॉड ऑफ सी कह लो चाहे मॉड ऑफ माइनस सी कह लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो भैया फॉर्मूला आ गया हमारा, ए प्लस बी का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, सी के मॉडुलस के बराबर है। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड में हम इसको जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का जो मॉडुलस है वो c के मॉडुलस के बराबर है, स्क्वायर कर दो, वर्ग। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर। इसको तो मैं जानता हूँ क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। तो चलो भाई, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 7, रखी जाए। a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, 2ab cos थीटा 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा, वो वही तो निकालना है, मालूम नहीं है, सी स्क्वायर। अच्छा सी की वैल्यू को एक बार और चेक कर लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, 25, 30 cos थीटा इक्वल टू 49, 30 cos थीटा (34) प्लस 30 cos थीटा इक्वल टू 49, 30 cos थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34, 30 cos थीटा
15 cos थीटा 15/30 1/2। अगर cos थीटा 1/2 हो तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का भैया करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 60 डिग्री आ गया है। तो चलो पीछे जाते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर है। सिक्सटी डिग्री ये रहा। करेक्ट आंसर हमारा मिल गया। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है, हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना था, सी की कोई जरूरत नहीं थी, तो सी को हमने क्या कर दिया, बोला भैया राइट हैंड पे जाओ, हमें आपकी अभी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, ए और बी की, क्योंकि हमें एंगल निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, a क्रॉस b इक्वल टू √3a.b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो भाई आपको गिवन क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू √3, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, a.b। a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये होगा ए बी कॉस थीटा। ए बी तो कट गया, टेन थीटा आ गया √3, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। ये पता चल गया कि ए और बी। अब देखिए यहां पर आपको बोला गया ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, पर बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपको ए और बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो मैं आपको लिख देता हूं, गिवन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। चलिए ये मान के कर लेते हैं, तो हमें तो अपने कंसेप्ट इंप्रूवमेंट से मतलब है। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, आपको कराया था बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए डॉट बी था, तो 1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 कॉस कितना आ गया 60 डिग्री, तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, तो ए प्लस बी हो गया √3। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ये दिया नहीं था, ये मिसिंग डेटा था इस क्वेश्चन में, गिवन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, इसलिए ऐसा हो गया। कोई चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है रूट ऑफ 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, और ये सब चीजें आपको हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए गए हैं, आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए तो हम लिख सकते हैं, इफ a is perpendicular to b then we can always write a dot b must be equal to 0, 0 होना चाहिए। तो चलिए a की वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, 2j प्लस 9k डॉट b हो गया आपका i प्लस pj प्लस 3k। अब मुझे लगता है ये तो सभी जानते होंगे कि कैसे इन सब चीजों को किया जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 3 प्लस 2p प्लस 27, तो देखिए 2p प्लस 30, तो 2p इक्वल टू -30, p इक्वल टू -15। तो देखिए p की वैल्यू तो आ गई। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -15। और ये एक बहुत बेसिक फैक्ट है, सब जानते हैं। तो रिवीजन सीरीज भी है रिकैप, है ना। तो अब दूसरा जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है। तो वो बोल रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए वेक्टर्स क्या होंगे, p के किस वैल्यू के लिए वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, वो कुछ ऐसा है। तो देखिए अगर
एक वेक्टर है मान लीजिए a1i एंड ये मैं ले लेता हूँ a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k इफ a इज पैरेलल टू b। तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्या कंडीशन लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, थोड़ा इसको क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है a1 और यहाँ कितना है b1, तो हमें लिखना पड़ेगा a1 अपॉन b1। अब j का कोफिशिएंट देखते हैं a2 और b2, a2 अपॉन b2, और फिर k का कोफिशिएंट देखते हैं a3 अपॉन b3। तो इसको आप हमेशा थोड़ा याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम इस पर आसानी से अपने सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब पीछे जाते हैं, तो देखिए वेक्टर दिया हुआ था 3i प्लस 2j प्लस 9k, तो हमने लिखा यहाँ हमारा वेक्टर गिवन है a 3i प्लस 2j प्लस 9k। अब b को भी लिख लेते हैं, i प्लस pj प्लस 3k, i प्लस pj प्लस 3k। अब क्योंकि दिया हुआ है a इज पैरेलल टू b, तो हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ देखिए i का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कितना है 1 है, तो 3/1 होगा। यहाँ कितना है 2 और यहाँ p है 2/p, और यहाँ 9 है और यहाँ 3 है 9/3, तो 3p इक्वल टू 2। पहले और दूसरे से को हमने ले लिया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो हमेशा पैरेलल वेक्टर्स में आपको यही अप्रोच यूज करनी है। तो एक बार आप इस अप्रोच को देख लीजिए, ये बड़ा सरल था और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसको नोट कर लिया जाए और स्पेशली आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें। तो ये हमने करा क्या था, यहाँ पे 3 इक्वल टू 2/p ले लिया था, तो 3p इक्वल टू 2 एंड p विल बी इक्वल टू 2/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सारे बेसिक क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ कलेक्ट किया है, क्योंकि रिकैप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, रिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नॉलेज बिना रिवीजन के कंप्लीट ही नहीं है। रिवीजन ही देखिए पहली चीज है हमने पढ़ लिया समझ लिया, दूसरी चीज है रिवीजन। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर। अब देखिए पैरेललोग्राम की एक साइड दी गई है ए, आई प्लस, हम इसको ए मान लेते हैं, प्लस 3k, और दूसरी दी गई है बी 2i प्लस जे, इसमें k रही है। हम जानते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए लिखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, आई जे के। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना पड़ेगा, 1 2 3 2 1 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप अपनी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -3i, और फिर j के साथ आएगा 5j, और k के साथ आएगा -3k। तो देखिए ये हो गई हमारी a क्रॉस b की वैल्यू, -3i प्लस 5j -3k। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो हमें इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलिए। a क्रॉस b का मॉडुलस, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 और 9 जुड़ गए 18 और 25, तो ये हो गया √43। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, √43। तो विल गेट ए आंसर एज √43। तो सिंपल सवाल था पर मालूम होना चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं।
ये आप नोट कर लीजिए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी और पूछा गया है इफ ए इज पैरेलल टू बी देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन लगा देते हैं। तो ए गिवन है हमें 2i प्लस पी जे प्लस क्यू के और बी गिवन है हमें 5i प्लस 7j और ये हो गया 3k। तो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन लगा देंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ i का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ 5 है, तो हमें लिखना है 2/5। उसके बाद j का कोफिशिएंट p है और यहाँ 7 है, तो हमें लिखना है p/7। उसके बाद हमें q का कोफिशिएंट देखना है, k का, q और 3, तो हमने लिख दिया q/3। तो देखिए जब पहले दो को हम इक्वेट करेंगे 2/5 इक्वल टू p/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5p इक्वल टू 14, p इक्वल टू 14/5। देखिए फर्स्ट आंसर है, लेकिन हमें q भी निकालना है। तो q को निकालने के लिए हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा p/7 और q/3 को। एक मिनट, इसको हम इक्वेट नहीं करेंगे, हम 2/5 को q/3 से इक्वेट करेंगे। 2/5 को हम किससे इक्वेट करेंगे? q/3 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5q इक्वल टू 6, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/5। तो q 6/5 आ गया और p, तो देखिए ये आपका जो पहला आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए आपको, है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको जानी नहीं चाहिए। तो q/3 है ये, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये भी एक बड़ा सरल सवाल है। ए की मॉडुलस 5 है, बी की मॉडुलस 13 है, ए क्रॉस बी 25 है, तो ए डॉट भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ए क्रॉस बी के मॉडुलस की वैल्यू है 25 और हम जानते हैं ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू है 13। तो 5 से तो कैंसिल हो गया 5, तो साइन थीटा आ गया आपका 5/13। अब जैसा कि आप जानते हैं कि a डॉट बी को निकालने के लिए हमें cos थीटा की जरूरत है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू ले ली बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ट्रायंगल बना के सिंपल पाइथागोरस से बेस को निकाल लिया, है ना? और फिर हम cos थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया a डॉट बी बताओ। तो a डॉट बी तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें cos थीटा की वैल्यू मालूम हो। तो अब देखिए हम a डॉट बी निकाल रहे हैं। a डॉट बी हमें यही निकालना पड़ेगा, तो हम a डॉट बी को लिखेंगे, देखिए ए बी मॉड बी cos थीटा। ए के मॉड की वैल्यू रख दी 5, बी के मॉड की वैल्यू रख दी 13, cos थीटा की वैल्यू रख दी 12/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 × 12 60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया? 60। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। तो ये बात तो आपको ध्यान अब रखनी चाहिए कि हमने बहुत सरल तरीके से, रिवीजन है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कुछ टिपिकल भी हैं। अब देखिए अगला सवाल, इफ a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज। तो a और b के बीच में एंगल कितना होगा? तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b किसके बराबर है? b क्रॉस a के बराबर है। तो देखिए b क्रॉस a को हम
लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी। काटिएगा मत, तो ये उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2a क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2 मॉडुलस ऑफ ए, फॉर्मूला लगा दिया, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 0 है। अगर साइन थीटा 0 है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी थीटा की? 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, पर 0 तो यहाँ दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पाई। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल था, सीधा साधा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, if the position vectors of the vertices of triangle are I minus j plus 2k, 2i plus j plus k and 3i minus j plus 2k, then find the area of triangle। तो देखिए कुछ इस तरह से है, ए दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 2k, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 कॉमा 2। बी दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के, मतलब 2i प्लस 1j प्लस 1k, तो 2 कॉमा 1 कॉमा 1। सबसे पहले वर्टिसेस डिजाइन करिए, निकालिए। सी दिया हुआ है 3i माइनस जे, तो 3 माइनस 1 हो गया प्लस 2k। तो अब देखिए ये हमने वर्टिसेस निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए बहुत सिंपल सा अप्रोच है। ये वेक्टर मान लीजिए कितना है? ए, और ये वेक्टर मान लीजिए बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए क्या है? ए बी। ए क्या है? ए बी। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा इसे गलत लिखा है, हम इसे ठीक करते हैं। तो वेक्टर ए क्या है? ए सी। अब ए सी कैसे निकाल सकते हैं? सी से ए को माइनस करना पड़ेगा, सी से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1i माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 1 जे, और उसके बाद 2 माइनस 2 के। तो वेक्टर ए आ गया हमारा 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वेक्टर ए आ गया सिर्फ 2i। वेक्टर ए की वैल्यू आ गई 2i। उसके बाद वेक्टर बी निकालेंगे, तो वेक्टर बी होगा वेक्टर ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? बी से ए को माइनस करेंगे, तो बी है देखिए 2 और ये है 1, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 माइनस 1 आई, फिर ये है 1 और ये है माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 जे। उसके बाद 1 से हम 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 के। तो बी आ जाएगा हमारा i प्लस 2j माइनस के। तो वेक्टर ए और बी हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए। अब एरिया निकालना हमारे लिए बहुत सिंपल है। तो वेक्टर ए हो गया था हमारा 2i, वेक्टर बी हो गया था, पीछे जाते हैं, i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। तो हम निकालेंगे a क्रॉस b। क्या निकालेंगे? a क्रॉस b। तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं 2i क्रॉस i प्लस 2j माइनस के। तो देखिए आपको मिलेगा 2i क्रॉस i प्लस 4i क्रॉस j माइनस 2i क्रॉस के। i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा, और i क्रॉस के जैसे आप जानते हैं जो रूल्स होते हैं वो हो जाएगा माइनस j। ये हो गया 4k प्लस 2j। तो हम a क्रॉस b को लिख सकते हैं अब
0 इंटू आई प्लस 2j प्लस 4k। फिर हमें क्या करना है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0i प्लस j प्लस 2k। और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय 2 का मॉडुलस। 0 का स्क्वायर 0, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, एरिया हमारा कितना आ जाएगा, √5। एरिया हमारा कितना आ जाएगा, √5। तो ये आपको क्लियर अब हो जाना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। और क्विक रिकैप में आपको मालूम होना चाहिए कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है। ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हमें करनी है, इसको नोट कर लें आप। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ये वेक्टर का थर्ड रिकैप सीरीज का थर्ड लेक्चर था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन। हमें जरूर लिखिए और कमेंट्स जरूर करें जब लेक्चर्स देखते हैं, तो बेबाक होकर बोले और लिखें। ऑल द बेस्ट टू यू। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।